नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ममता बनर्जी और सुप्रीम कोर्ट दोनों की आंख मिचौली लगातार जारी है। आप लोगों को पता है कि आईपैक जो पहले प्रशांत किशोर चलाते थे, अब उसको प्रतीक जैन चलाते हैं। वही कंपनी ममता बनर्जी के पार्टी का पूरा चुनाव कैंपेन संभालती है। वो कोयला के घोटाले में शामिल है या उसके मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे में शामिल है। ईडी जिसकी जांच कर रही थी, ईडी जब कोलकाता पहुंचती है, प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पे छापा मारती है, ममता बनर्जी बौखला जाती हैं और पूरा बंगाल का प्रशासन, खासकर ममता बनर्जी, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और साथ के साथ प्रमुख सचिव पहुंचते हैं। वहां से फाइलें निकाली जाती हैं, वहां से डेटा चुराए जाते हैं। चुराए जाने शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ईडी की रेड हो रही होती है उस समय वहां किसी के भी प्रवेश की अनुमति नहीं होती। ममता बनर्जी जाती हैं, सब कुछ निकाल करके लाती हैं, बताती हैं कि मेरी पार्टी का डेटा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ईडी के से मिलकर के डेटा को चुराने की कोशिश कर रही है। मामला पहुंचता है कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट से फिर मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पहले दिन की सुनवाई हुई और पहले दिन की जब सुनवाई हुई तो क्या तमाशा हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या बात हुई दोस्तों? ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ईडी रेड के दौरान आपने जो किया वह गलत था। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि सुनिए मिस्टर सिब्बल, जो कुछ ममता बनर्जी ने किया वह गलत था, उसको डिफेंड मत करिए कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, चाहे ईडी हो, किसी सरकार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकती है? इसके लिए भारत के संविधान में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। स्पष्ट कानून नहीं होने का फायदा ममता बनर्जी ने उठाया वहां पे। लेकिन क्या किसी सरकार के मुलाजिम, यानी कि जो सरकार के मातहत काम करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे और लोग हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है? हाँ, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो कौन कौन फंसेगा? डीजीपी फंसेगा, पुलिस कमिश्नर फंसेगा और जो उसके मातहत अधिकारी हैं लोकल थाने के, वो सब फंसेंगे क्योंकि सारे पहुंचे थे। और सुप्रीम कोर्ट में दलील क्या दी थी कि हम लोग प्रोटेक्शन में पहुंचे थे। ऐसा संभव नहीं है कि सब प्रोटेक्शन में पहुंच जाए। प्रमुख सचिव कौन सा प्रोटेक्शन कर रहा था? खैर, अब कपिल सिब्बल चाहते क्या है? छापेमारी के दौरान सीएम का जबरदस्ती घुसना सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक मामले में ममता बनर्जी को लगाई फटकार। सीएम ममता बनर्जी वहां क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप क्या कर रही थी वहां? आपके पार्टी का कोई और भी व्यक्ति चला जाता? पार्टी का व्यक्ति, सरकार में पदस्थ व्यक्ति नहीं, कोई एमएलए एमपी नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, और वहां पे वो कहता कि भैया यहां पे हमारे पार्टी का कागज पत्र रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है, उसको हमें वापस कर दीजिए सुरक्षित। तो बात समझ में आती। आप अगर वहां गई हैं तो मतलब कि आप उनको धमकी दे रही थी, थ्रेटन कर रही थी। फिर क्या हुआ? अब टेक्निकल पेच का जस्टिस पीके मिश्रा और एमवी अंजारिया की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, जब श्याम दीवान पहले पेश हुए ईडी के मामले पर तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल नहीं कर सकती है कोई भी एजेंसी। इस पर पीठ ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में बाधा डालने जैसी असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि इस याचिका के मुताबिक मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सरकारी कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश किया। अब कार्यालय क्यों हो गया? जब तक ईडी वहां पे छापेमारी कर रही है तब तक वो पूरा परिसर ईडी के कब्जे में है, और आप वहां कैसे घुस सकते हैं? इस बात का जवाब है नहीं, ना कपिल सिब्बल के पास है, ना उनके वकील श्याम दीवान के पास है। अब फिर मसला वही उठता है कि अनुच्छेद 32 में याचिका मान्य नहीं है, अनुच्छेद 226 में याचिका मान्य नहीं है, तो निर्णय कौन करेगा? मान लीजिए अनुच्छेद 226 मतलब हाई कोर्ट, उसमें मान्य नहीं है याचिका और आर्टिकल 32 में भी मान्य नहीं है, तो निर्णय कौन करेगा इस तरीके की स्थिति का?
किसी दिन कोई अन्य मुख्यमंत्री किसी अन्य कार्यालय में प्रवेश कर सकता है। तो यहां तो शून्यता की स्थिति आ जाएगी, और जब शून्यता की स्थिति आ जाएगी तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट को यहां पे 142 का प्रयोग करते हुए एक कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। मैं पहले ही कह रहा था कि मसला इतना आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, जितना लोग समझ रहे हैं। ममता बनर्जी के वकील फिर कपिल सिब्बल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत रीट, अब यहां दो मसला था, ईडी के मामले में सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जा रहा है और ममता बनर्जी का पर्सनल पक्ष रखा जा रहा है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, बिल्कुल मौलिक अधिकार का यहां उल्लंघन हुआ है। उसका रीजन है, मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए कपिल सिब्बल को। और कपिल सिब्बल की समस्या क्या है कि कपिल सिब्बल इतने नामी वकील हो गए हैं कि लोगों को लगता है कपिल सिब्बल खड़े हो जाएंगे तो सब मामला सुलझ जाएगा। हालांकि कपिल सिब्बल आज तक कोई भी टेक्निकल मामला सुलझा नहीं पाए, वो एक अलग बात है। तो कपिल सिब्बल को जज साहब ने समझाया फिर अच्छे से कानून को कि सिब्बल साहब, जब शून्यता की स्थिति आ जाएगी, इससे पहले मैंने मिस्टर दीवान को यही बात बताई, उस स्थिति में आप क्या करेंगे आप ही बता दो। अब कपिल सिब्बल आए बाएं दाएं साएं हो गए। जब भाई आर्टिकल 32 के तहत नहीं आ सकता, उसके तहत नहीं आ सकता, तो कौन सा कानून है जिसके तहत कोई केंद्रीय एजेंसी या कोई राज्य की एजेंसी, कोई सरकारी एजेंसी जो जांच कर रही है वो जाएगी और सरकार के मुखिया के खिलाफ कुछ करेगी। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी ने यह याचिका संरक्षक के तौर पर दाखिल की है। मतलब ईडी सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण चाहती है और दखल देना पड़ेगा इसमें सुप्रीम कोर्ट को। इस मामले में शेड्यूल अपराध की बात नहीं कर रहा, बल्कि ईडी के छापे के दौरान मुख्यमंत्री वहां पहुंच करके बाधा डालने के मामले में जो सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने की मांग कर रही है, वैसे ही अब देखिए यहां दो एजेंसी हो जाती है, एक ईडी हो जाती है, एक सीबीआई हो जाती है, दोनों के कार्यक्षेत्र अलग हो जाते हैं, है ना। अच्छा, बंगाल सरकार अब क्या करेगी कि इस पर सुनवाई स्थगित किया जाए, क्योंकि दोनों को डर है। अब इसको पॉलिटिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को यह डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सजा सुना देता है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो ममता बनर्जी चुनाव के समय पर उसका फायदा लेकर के चली जाएंगी। ममता बनर्जी के टीम को ऐसा लगता है कि अगर इस समय कोई ऐसा फैसला आ जाता है जो ममता बनर्जी के अगेंस्ट हो, तो कहीं बंगाल चुनाव में इसका इंपैक्ट न पड़ जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ने किसी को छोड़ा नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट को, न हाई कोर्ट को, न जजेस को, न चुनाव आयोग को, और न केंद्र सरकार को, न केंद्रीय एजेंसियों को। तो स्थिति जो है वो बहुत ही अनियंत्रित तरीके की हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। फिर क्या हुआ आगे? दीवान ने कहा कि अगर कोर्ट ईडी के जवाब को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रही है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस पे जज साहब गुस्सा हो गए, जस्टिस मिश्रा। जस्टिस मिश्रा ने तुरंत जवाब दिया कि हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं मिस्टर दीवान, आप हम पर हुक्म नहीं चला सकते हैं, हम हर चीज पर विचार करेंगे। उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार की स्थिति बहुत कमजोर है। उन्होंने कहा कि जो आप केस लेकर के आए हैं ना, यहाँ राज्य सरकार की स्थिति बहुत कमजोर है मिस्टर दीवान और मिस्टर सिब्बल, दोनों सुन लो साफ साफ, क्योंकि हमें ईडी के जवाबों, आरोपों का जवाब देने के लिए बिना किसी लिखित जवाब के बहस करनी पड़ रही है। यह एक संवेदनशील मामला है जिसमें एक विस्तृत जवाब की जरूरत है, और वो जवाब देना पड़ेगा आपको भी। ममता सरकार चाह रही है कि वो आर्टिकल 32, 226, दिस दैट में फंसा करके रखें, और सुप्रीम कोर्ट क्यों ममता बनर्जी गई वहां पे, इसका विस्तृत जवाब चाह रहा है और लिखित जवाब चाह रहा है। किससे? ममता बनर्जी के पक्ष से। आप समझ रहे हैं, हमारे देश में इतना झोल झाल है, इतना झोल झाल है, जबकि सीधे सीधे ममता बनर्जी डीजीपी लेकर के सारे लोगों को जेल होनी चाहिए इस पूरे मसले पर। आगे क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी होगा वो पता चलेगा। एक और चीज थी इसमें, उसको भी बता देता हूं आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, ईडी के काम में बाधा आई तो एजेंसी को खुद निकालना होगा रास्ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, अगर कोई बाधा आती है तो आपको खुद रास्ता निकालना होगा। ईडी के वकील जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत हम निकालें? या तो पार्लियामेंट में कानून बने, या तो सुप्रीम कोर्ट में कानून बने, तभी तो हम बाधा को कर सकते। गिरफ्तारी का ऑर्डर तो है नहीं, डायरेक्ट गिरफ्तारी कर लेगी।
और एफआईआर भी अगर दर्ज करनी है तो अलग से एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। केस से संबंधित किसी व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज करना है तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी के यहाँ छापा पड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति चला जाए जिसका उस केस से लेना देना नहीं है और वहां पे ईडी के काम में बाधा उत्पन्न करे, तो ईडी और सीबीआई क्या कर सकती है? संरक्षण मांगेगी कोर्ट में जाकर के, और कोर्ट को उन्हें संरक्षित करना पड़ेगा कि नहीं, तुम्हारे काम में कोई बाधा। अब कोर्ट का संरक्षण का मतलब ये होता है कि कोर्ट सीधे सीधे उस राज्य सरकार को ऑर्डर देगा कि आप अपने पुलिस बल को लेकर के जाइए, या केंद्र सरकार को ऑर्डर देगा कि आप अर्धसैनिक बल उनके साथ लगाइए और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करवाइए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति वहां पे पहुंच जाएगा तो स्थानीय पुलिस क्या करेगी? अब बिना स्थानीय पुलिस के कोऑर्डिनेशन के केंद्रीय एजेंसियां क्या कर सकती हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी देखिए, प्रतीक जैन आईपैक के मामले में कौन कौन जेल जाएगा? सीएम ममता बनर्जी, डीएम, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, सचिव, या कोई नहीं? संविधान तो इतना बड़ा पोथा लिख दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ वकील साहब लोग उसमें ऐसा ऐसा पेंच लगाते हैं, ऐसा ऐसा पेंच लगाते हैं कि निकाल ही लेते हैं कि ना ना ये वाला नहीं एप्लीकेबल होगा साहब। अब मान लीजिए वो अपनी बात समझाने में सक्सेस हो जाता है तो उल्टा सीधा रिजल्ट फिर आता है। तो आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। डोनेट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, सब करते रहिएगा। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।